नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएंगे। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप शुरू से लेकर अंत तक लाइव क्लास में बने रहिए। आप अगर सिर्फ लाइव क्लास देखते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स भी कटने के चांसेस नहीं है। अगर 1 मार्क्स भी कट जाए तब आप हमको कहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। आपके लिए 15 सेकंड की टाइम दी जाती है। आप देख लीजिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी अनंत। इसमें से कौन सा उत्तर सही है कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? तो इन 4 रंग में लाल, नीला, पीला, हरा, इसमें से सबसे कौन सा प्रभावी रंग है जो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है? तो हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या देता है? प्रोडक्टिविटी देता है। किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत जनित्र। तो इसका उत्तर होगा विद्युत मीटर। विद्युत मोटर में युक्त में विभक्त विलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दूसरा, प्रतिरोधक में एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था किसके लिए? समांतर में, श्रेणीबद्ध में, कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। किसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है? कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर होगा श्रेणीबद्ध। श्रेणीबद्ध में प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, समांतर में कुल प्रतिरोध घट जाता है। सॉरी, इसका आंसर होगा समांतर में। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? किसमें जो है न्यूक्लियर फ्यूजन करवा के या न्यूक्लियर पावर के लिए प्राप्त किया जाता है? तो एक ऑप्शन है हीलियम, बी यूरेनियम, सी एल्युमिनियम और डी क्रोमियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का हम लोग ऊर्जा घर में भी काम लेते हैं, जिससे नाभिकीय ऊर्जा करा के हम लोग ऊर्जा घर में इससे ऊर्जा प्राप्ति करते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है दोनों ए और बी और डी है बायफोकल लेंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका उत्तर होगा, एक जो प्रिज्म है ये 5 सतह से घिरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट के, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर के और ऑप्शन नंबर सी ओम के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वाट,
बी है जूल, सी है वेबर और डी है न्यूटन। तो वॉट जो होता है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, जूल होता है ऊर्जा की, वेबर जो होता है ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 10, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है। जो जलकर जो उष्मा या गर्मी उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंजन, इंजन तो जलता नहीं है। ईंधन, ईंधन जलता है। तापक, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ईंधन। ईंधन जो है जलकर उष्मा की प्राप्ति करता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, किस दृष्टिकोण के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन सा दृष्टि दोष होता है जिसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता या जरा दृष्टि दोष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 जो है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, समोत्तल लेंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है दूर दृष्टि वाले में होता है, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष वाले में होता है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन है, लघु पथन के समय, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी निरंतर परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है, हजामत बनाने के लिए मतलब दाढ़ी बाल बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त तीनों। इसमें से कौन सा का उपयोग करते हैं हम लोग बाल दाढ़ी बनाने के लिए? तो हम लोग को बाल दाढ़ी बनाने के लिए जो है बाल और दाढ़ी का जो है इमेज या ये बड़ा चाहिए, इसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग का अवतल लेंस का प्रयोग होता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ए डायोप्टर, बी एंगस्ट्रॉम, सी ल्यूमेन और डी लक्स। तो हम लोग का ए हो जाएगा डायोप्टर, और एक डायोप्टर बराबर होता है 1/f, वो भी मीटर में होना चाहिए। प्रकाश की किरणों के समूह को कहा जाता है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो हम लोग छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड माध्यम में, पुंज माध्यम में नहीं कहा जाता है। ओम के नियम निहित है, इनमें से कौन सा ओम का नियम है? वी आर इज इक्वल टू आई में, वी इज इक्वल टू आई आर में, आई वी इज इक्वल टू आर में, आर इज इक्वल टू भी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर में। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस में, जहाँ पे आर का मतलब होता है प्रतिरोधक। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है एम्पियर। जो विद्युत धारा की एसआई मात्रक होती है ये होती है हम लोग का एम्पियर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं हम लोग। विद्युत धारा को जो उत्पन्न करना होता है उसको हम लोग कैसे पता करते हैं कि इसमें विद्युत धारा है, कितनी विद्युत धारा की बढ़ रही है, कितनी एम्पियर की विद्युत धारा बढ़ रही है? तो इसकी उत्तर हो जाएगा एमी मीटर। हम लोग जो इसका नापते हैं एमी मीटर से नापते हैं। निर्गत किरण एवं
अभिलंब के बीच के कोणों को क्या कहते हैं? तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गत किरण हो रहा है तो निर्गत किरण में निर्गत कोण ही बनता है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, किससे हम लोग धारा मापते हैं? धारा मापने के को हम लोग कहते हैं आममीटर। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक हम लोग का हो जाता है कूलम। वाट नहीं होता, एम्पियर नहीं होता, वोल्ट नहीं होता है। नवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इनमें से कौन सा नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा नवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आगे चल के सौर ऊर्जा ही काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? जो हम लोग बल्ब जलाते हैं, जो 15 रुपया में बल्ब फिलिप्स कंपनी का आता है, उसमें जो फिलामेंट होता है, जो कभी कभी टूट जाने पे बल्ब नहीं बढ़ता है, किस तत्व का बना हुआ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी में तांबा, ऑप्शन नंबर सी में नाइक्रोम और ऑप्शन नंबर डी में जस्ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। क्यों? क्योंकि अगर विद्युत धारा में प्रतिरोधक बढ़ा तो तुरंत क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और फ्यूज हो जाता है। निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? इसमें कौन सा दुर्बल अम्ल है और कौन सा दुर्बल नहीं है? तो इसका पहला क्वेश्चन होता है, ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है नाइट्रिक अम्ल। जितने भी ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं ये सारे अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, जिसके अंत में अगर COOH लगा हुआ है दुर्बल अम्ल होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? CH3COOH। 29वां नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन उपधातु है? इसमें से कौन सा धातु नहीं है? जैसे लोहा धातु है, कॉपर धातु है, निकेल और स्टेनियम। अब देखिए लोहा और कॉपर तो धातु है, हम लोग को उपधातु पता करना है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, गारंटी है कि दोनों नहीं होगा। हम लोग का निकेल भी जो है, निकेल भी हम लोग का धातु ही होता है। तो हम लोग का एस्टेनियम ज़िंदगी में नहीं सुने हैं, तो सिंपल सी बात है, इसको नहीं सुने तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एस्टेनियम हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में होता है निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? इसमें से कौन सा का विस्थापन हम लोग करते हैं? लवण के विलयन से लोहा द्वारा। तो इसका पहला उत्तर है ऑप्शन है तांबा, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा तांबा। हम लोग तांबा धातु का जो विस्थापन है उसके लवण से के विलयन से लोहे द्वारा करते हैं। खीरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खीरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है MgCO3, Na2CO3 या CaCO3 या MgHCO3 का होल 2। इनमें से कौन सा खीरिया का रासायनिक सूत्र होता है? इसका उत्तर होगा CaCO3। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? जो वेल्डिंग होता है इसमें किसका कौन सा गैस का हम लोग उपयोग करते हैं? मीथेन, इथाइन, इथेन या इथीन। इसमें से कौन सा गैस का उत्तर? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइन। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से हम लोग या विलय प्राप्त करते हैं, दोनों या अविलय, इनमें से कोई नहीं। विलय या अविलय दोनों या इनमें से कोई नहीं। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या चीज़ की प्राप्ति हम लोग करते हैं? कौन सा लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से हम लोग दोनों प्राप्त करते हैं, विलय भी करते हैं और अविलय भी करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जो हम लोग घर में यूज करते हैं इसका जो है रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO
3 इसका होता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? इनमें से किसको हम लोग गर्म करेंगे लेड नाइट्रेट के साथ तो उत्पाद निकलेगा? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। इनमें से किसको हम लोग गर्म करते हैं तो नाइट्राइट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोग को नाइट्रेट बनता है। निम्नलिखित में विजातीय यौगिक कौन सा है? इसमें से विजातीय यौगिक कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा है खीरिया, तीसरा है संगमरमर और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें से कौन सा जो है विजातीय यौगिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग विजातीय यौगिक कहते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन और पारा। इसमें से कौन सा 3 धातु है जिसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं? तो इसका उत्तर होगा सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि जैसे निकलता है बहुत ज़्यादा रासायनिक रूप से अभिक्रिया करता है, इस वजह से इसको हम लोग रखते हैं केरोसिन ऑयल में ताकि रासायनिक अभिक्रिया ना कर सके। 38 नंबर क्वेश्चन में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? इनमें से कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। अब देखिए ब्रोमीन, तांबा और एल्युमिनियम ये सब ठोस होता है। पारा जो होता है जिसको मरकरी हम लोग कहते हैं तो ये होता है हम लोग का द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 39 सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु। तो सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होते हैं इसको हम लोग सोल्डर कहते हैं, जो काम आता है किसमें? तो जैसे किसी भी मोबाइल शॉप पे आप गए होंगे तो जिस भी मोबाइल शॉप पे जाते होंगे तो वहाँ पे जो 2 तार को जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग सोल्डरिंग कहते हैं। तो सोल्डर वायर जो होता है सीसा और टीन से मिलकर बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 जो है निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जा सकता है? इसमें से किसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। 3 धातु जो है पूरे हम लोग के पीरियोडिक टेबल में उसको हम लोग सॉफ्ट मानते हैं, ठोस नहीं मान के उसको नरम मानते हैं। जिसका पहला पोटासियम, दूसरा सोडियम, तीसरा लिथियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग ने आधा कर लिया है, बस आधा बचा है। अगर 40 क्वेश्चन को ही हम लोग को एग्ज़ाम में देना होता है तो हम लोग का एक प्रण है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, इथाइलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है जिनमें ऑप्शन नंबर 1 सिग्मा 1 पाई अबंध है, बी दोनों सिग्मा अबंध है, ऑप्शन नंबर सी दोनों पाई अबंध है, ऑप्शन नंबर डी दोनों इलेक्ट्रोवायलेंट अबंध है। अब देखिए इथाइलिन में इलेक्ट्रोवायलेंट अबंध हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन बनाता है, जितने भी ऑर्गेनिक रासायनिक बनाए गए तो उस सारे में अबंध जो है इलेक्ट्रोवायलेंट नहीं होता। इलेक्ट्रोवायलेंट होता है किसमें? जिसमें लेन और देन हो। इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना आधा आधा बांटते हैं, तो आधा आधा में बांटने वाला में तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 1 सिग्मा है और दूसरा पाई है। 1 सिग्मा और 1 पाई अबंध है। क्वेश्चन नंबर 42 इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? इथेन ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 सहसंयोजक अबंध होते हैं। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n+2 इस जो होता है अल्केन का समान सूत्र होता है। हम लोग का C
अल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n और अल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। नीला थोथा जिसको तूतिया कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा जिसका हम लोग तूतिया कहते हैं, इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 CuSO4 डॉट 4H2 CuSO4 डॉट 4H2 होता है। आवर्त सारणी के स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के स्तंभों को कहा जाता है आवर्त। आवर्त सारणी का पहला ऑप्शन नंबर ए है वर्ग, ऑप्शन नंबर बी आवर्त, ऑप्शन नंबर सी अपर रूप कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, हम लोग इसको वर्ग कहते हैं, आवर्त कहते हैं। लेफ्ट से राइट जो जाता है इसको आवर्त कहते हैं, और अगर ऊपर से नीचे की ओर आता है जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, आवर्त सरणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सरणी में प्रथम वर्ग कौन सा होता है? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, मिश्रित धातु। तो अक्रिय गैस जो होता है 18वां नंबर में होता है। तो प्रथम वर्ग के सदस्य जो है ये होते हैं हम लोग के अम्लीय क्षारीय धातु। क्या होता है? ये होता है हम लोग का क्षारीय धातु। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र कौन सा है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3 होता है। Na2CO2 नहीं होता है, NaCl होता है हम लोग का साधारण नमक का। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? इसमें से सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो कठोरतम तत्व की जब भी बात आएगा तो हम लोग को हीरा लगा देना, इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं देना। अब अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व हीलियम होता है। उसके बाद हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के आधार पर हम लोग आधुनिक आवर्ती सारणी में हम लोग क्या किए? तत्वों का क्लासिफिकेशन किए। तो हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है अक्रिय तत्व है जो 18 नंबर के वर्ग में पाया जाता है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस ये सब विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। आधुनिक आवर्त श्रेणी में कितने वर्ग है? तो आधुनिक आवर्त श्रेणी में 18 वर्ग है, 7 आवर्त है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, ए नंबर है 7 से अधिक, बी नंबर 7 से कम और सी है 7 के बराबर। तो उदासीन विलयन जो होता है ये होता है 7 से कम। ये क्या होता है? 7 से कम होता है, या 7 ये होता है 7 के बराबर। 7 के बराबर, 7 से कम जो होगा उसको हम लोग कहते हैं अम्लीय, जो 7 से अधिक होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षारीय, और 7 के बराबर इसको जो है हम लोग न्यूट्रल मान के चलते तो उदासीन होता है। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना का प्रारंभ कब की थी? भारत सरकार ने बंगाल टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से कब लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था 1973 ईस्वी में लॉन्च किया था। अब कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इन 9 क्लास का क्वेश्चन है, 10th में पूछ रहा है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलियां निकलती है? तो जनक के शरीर से कलियां हम लोग कल ही पढ़े थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुकुलन में निकलती है। मुकुलन में कलियां निकलती, विखंडन में टूटता है, और सी में अपखंडन होता है, डी में बीजाणु जनन में बीजाणु बनता है। क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य में विरिक संबंधित है। विरिक से क्या होता है? तो विरिक मनुष्य में उत्सर्जन करता है, श्वसन नहीं करता है, पोषण भी नहीं करता, परिवहन भी नहीं करता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सभी का, CO2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इस सभी का आवश्यक होना जरूरी होता है स्वपोषी पोषण के लिए। अगर इसमें इसे देखा जाए तो और दूसरा भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन जो है जानवर या इंसान में पाया जाता है। थायरोक्सिन इंसान या जानवर में पाया जाता है। एस्ट्रोजन मादा में पाया जाता है। साइटोकाइनिन जो है, इस साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है
जो वृद्धि दर को घटा देता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइनेप्टिक दरार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। वह वर्तिकाग्र से जो है थैलेमस से जुटा हुआ होता है। मनुष्य के आहार नल में आवेशी अंग है। मनुष्य के आहार नल में कौन सा आवेशी अंग है जिसका कोई काम नहीं है? तो आवेशी अंग है अपेंडिक्स, जिसको काट देने के बाद भी कुछ नहीं होता है। निम्न में से कौन एक जीव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतल। इसमें से कौन सा प्रक्रिया अपघटित होने वाला है? तो सूखे घास और पत्ते अपघटित हो जाते हैं और इनमें से कोई भी अपघटित नहीं होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, मटर में नहीं होता है, शैवाल प्लाज्मोडियम में नहीं होता है। स्त्री केसर के आधार्य भाग को कहते हैं। तो स्त्री केसर के आधार्य भाग को हम लोग कहते हैं अंडाशय। वर्तिका ऊपर वाला होता है, वर्तिकाग्र बीच वाला होता है, पुष्पासन पे बैठा हुआ होता है, तो अंडाशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में है कि पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में होता है परागकण, जो पीले रंग का होता है, पाउडरी सब्सटेंस होता है। कभी कभी इससे जो है एलर्जी भी मतलब सर्दी भी हो सकता है। 68 नंबर में है निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसमें से कौन सा अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो हम लोग का जो है NH और CO, NH और CO ये दोनों जो है हम लोग का अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। NH और CO दोनों हम लोग के अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इसका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा हम लोग का ये वाला डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पुरुष में पाया जाता है, स्त्री में नहीं पाया जाता, क्योंकि स्त्री में XX होता है और पुरुष में XY होता है। तो दोनों का जोड़ा जो है पुरुष में पाया जाता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होता है, मतलब डायरेक्ट घास उत्पादक को खाता है। द्वितीय उपभोक्ता जो हिरण को खाएगा उसको, और जो शेर को खाएगा उसको तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का अंडाशय जो है फल बनता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्ध पारागाम्य झिल्ली होता है, अर्ध पारागाम्य झिल्ली है। मस्तिष्क का कौन से भाग से में गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो मस्तिष्क में जो गंध पहचानने का केंद्र होता है ये होता है हम लोग का अग्र मस्तिष्क। आगे की जो मस्तिष्क होती है उसको उसमें गंध पहचानने की होती है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होने को कहलाता है। तो प्रथम मासिक धर्म को प्रकट होने को मेनार्थ कहते हैं हम लोग। मेनापॉज आखिरी को कहते हैं। मासिक चक्र प्रत्येक महीने चलता है। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण जो है जड़ की वृद्धि होती है। जड़ अगर नीचे बढ़ता है तो ये गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण होता है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमरबेल, जो दूसरे के ऊपर फैलता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कसकटा भी कहते हैं, और एक आकाश बेल भी होता है। 77 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। अब देखिए इतना जल्दी कर रहे हैं, अब कल से हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आज पहला दिन था इसीलिए हम लोग जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को बैठने में मन लगेगा नहीं। तो 80 क्वेश्चन को बार देखने बहुत काफ़ी हो जाता है। तो 77 नंबर क्वेश्चन, अब लास्ट में 3 क्वेश्चन और बचा है। तो ATP में जो फॉस्फेट की संख्या होती है कितनी होती है? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें जो है फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो ये 3 होती है फॉस्फेट की संख्या। 78 नंबर पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण? IAA, TSH, ACH, ACTH। तो पादप हार्मोन जो है इनमें से कौन सा है? तो पादप हार्मोन इनमें से हो जाएगा IAA हो जाएगा हम लोग का पादप हार्मोन।
खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। तो कबूतर, मनुष्य और तितली बहुत ज़्यादा जो है, कबूतर, मनुष्य और बिल्ली ये जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसमें नहीं, तो इसमें पाया, इसमें जाएगा। तितली में खुला पाया जाता है। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में, इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन हम लोग का पाया जाता है जीवाणु में, जैसे अमीबा, इस सारे चीज़ में। तो इसी के साथ आज हम लोग का क्लास जो है ख़त्म होता है। थैंक यू। विद्या स्मार्ट, स्मार्ट स्टडी फॉर स्मार्ट स्टूडेंट। अब आप लोग का आखिरी समय आ गया है, तो आखिरी समय में जितना ज़्यादा पुश करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग का रिजल्ट आएगा। और एक बार अगर रिजल्ट आ गया फर्स्ट डिवीज़न, तो मतलब 10,000 भी नीतीश बाबू दे ही देंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।